नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का। यह साल का 308वां दिन और सुबह के बज चुके हैं 8:30। आप देखना शुरू कर चुके हैं जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर दिल्ली वाला रेडियो टीवी। मैं हूं आपके साथ बसंत शर्मा और मैं हूं आपके साथ पूजा खंडूरी। हम एक बार फिर से हाजिर हैं हमारे इस खास कार्यक्रम में दिल्ली वाले रेडियो टीवी के साथ। हमारे इस कार्यक्रम में आपको खबर मिलेगी रेडियो और टीवी के एक गजब कॉम्बिनेशन में, एक अनोखे लहजे में, एक अलग अंदाज में, जहां आपको खबर सुनाएंगे भी और साथ ही दिखाएंगे भी। तो दिल्ली की गलियों से लेकर दिल्ली वालों की पूरे दिन भर की कहानी तक खबर सीधे होगी आपकी मतलब की। तो कान खोलकर दिल लगाइए और जुड़ जाइए हमारे साथ, क्योंकि आप देख रहे हैं दिल्ली वाला रेडियो टीवी। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं अब दिल्ली की जहरीली होती हवा के साथ। भाई, अब सुप्रीम कोर्ट भी पूरा सख्त हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने अब पूरे तरीके से सख्ती दिखाई है। इसे लेकर प्रदूषण से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान अब सोमवार को कोर्ट ने कहा कि एक के बाद एक रिपोर्ट तो जारी हो रही है, लेकिन जमीन पर कोई ठोस कार्रवाई नजर नहीं आ रही। शीर्ष अदालत ने वायु गुणवत्ता को खराब होने को रोकने को लेकर जो तमाम स्टेप्स उठाए गए हैं, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग CAQM और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB की तरफ से, उसको लेकर अब एक रिपोर्ट मांगी है कि क्या क्या स्टेप्स आपने उठाए हैं, वो अब आप बताइए। क्योंकि दिल्ली की हवा देखिए फिर से क्या जहरीली है, काफी लंबे समय से जहरीली बनी हुई है और कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 400 के पार भी आज पहुंच चुका है। बिल्कुल, बहुत ज्यादा जहरीली हवा है। अब सांस लेने लायक हवा नहीं है इस समय दिल्ली में का, क्योंकि बात अगर करें तो लोग अपने घर से बाहर निकलते हैं तो एक पोल्यूशन की चादर दिखाई देती है। ये सीधा खिलवाड़ लोगों की सांसों के साथ तो है ही। अब दिल्ली में हवा एक बार फिर से जहरीली हो चुकी है और कई इलाकों में तो यहाँ पर और बात अगर करें पूजा तो एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार है भाई। जहांगीरपुरी यहाँ पर वजीरपुर का जिक्र कर लें, सबसे ज़्यादा प्रदूषित इलाकों में है ये आज के समय में। जहांगीरपुरी हो गया, वजीरपुर हो गया, आनंद विहार हो गया, बवाना और रोहिणी में 390 एयर क्वालिटी इंडेक्स है। वो तो आप ये कह सकते हैं कि अप्रत्यक्ष रूप से धूम्रपान कर रहे हैं, क्योंकि अब ऐसे में जब एयर क्वालिटी इंडेक्स इतना बढ़ जाए, पोल्यूशन इतना बढ़ जाए, तो सोशल मीडिया पर भी ऐसी तरह के जो मीम्स है वो वायरल होते हैं कि अगर आप दिल्ली में रह रहे हैं तो इसका मतलब अगर आप सिगरेट जो नहीं भी पीते तो इनडायरेक्टली आपकी हेल्थ पर इम्पैक्ट वही पड़ रहा है जो धूम्रपान करने से होता है। क्योंकि पोल्यूशन इतना है, जब आप अपने अंदर पोल्यूशन इनहेल करते हैं तो आपकी सेहत पर वही नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है जो धूम्रपान के चलते पड़ता है। आपके जो लंग्स है वो प्रभावित होने लगते हैं, जो फेफड़ों की क्षमता है वो कम हो जाती है। बिल्कुल, और अलग अलग इलाकों में क्वालिटी इंडेक्स कितना है वो तो हमने आपको बताया। आनंद विहार, अशोक विहार में 370 के करीब अभी प्रदूषण का स्तर है, जो कि बहुत गंभीर श्रेणी में काउंट होता है। सांस लेना लोगों के लिए मुश्किल हो रखा है, आंखों में जलन महसूस हो रही है। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है। कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि AQI 400 के पार पहुंच गया, जो कि गंभीर श्रेणी में आता है। जहांगीरपुरी और वजीरपुर में 404 दर्ज किया गया, जो कि बवाना रोहिणी में ये 390 के करीब है। आनंद विहार, अशोक विहार और नरेला जैसे क्षेत्रों में भी हवा बेहद खराब श्रेणी में है। विशेषज्ञों का कहना यह है कि ठंडी हवाओं और पराली जलाने के कारण हालात और ज्यादा बिगड़ सकते हैं। अब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने लोगों से घर से कम निकलने की अपील की है, मास्क पहनने की सलाह दी है, बच्चों और बुजुर्गों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है। तो वहीं राजधानी दिल्ली में अब एयर क्वालिटी इंडेक्स का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा इस समय अब छलांग मारता हुआ जा रहा है, क्योंकि आनंद विहार का एयर क्वालिटी इंडेक्स यहाँ पर 379 है, अशोक विहार 371, ITO 347, बवाना 393, बुराड़ी 394, वजीरपुर 404 है, जहांगीरपुरी 404 है और नरेला 388 है, रोहिणी 394 है। इसके अलावा अब 400 के आसपास ही एयर क्वालिटी इंडेक्स मोस्टली जगह पर देखने को मिल रहा है। 390, 380, 388 के आसपास ये वो हवा है। अब ऐसे में दिल्ली वाले सांस लेंगे तो लेंगे कैसे, लेकिन मजबूरी है, जीना है, सांस तो लेना ही है। और साथ ही अब मास्क लगाना बहुत ज़रूरी हो चुका है। बिल्कुल, मास्क लगा लीजिए आप, क्योंकि अब देखिए उससे प्रॉपर पूरी तरीके से तो फिल्टर नहीं होता है 100%, लेकिन स्टिल एटलीस्ट वो जो प्रदूषित हवा है उसको आप इनहेल नहीं करेंगे। डायरेक्टली जो आप इनहेल कर रहे हैं अभी, वो देखने में आपको पता नहीं लगता है, लेकिन वो आपके शरीर को बहुत नुकसान पहुंचाता है। ना सिर्फ सेंसिटिव ग्रुप्स के लिए, पर एक हेल्दी बॉडी के लिए भी ये बहुत ज्यादा हानिकारक है। इसी वजह से सलाह दी जा रही है और हम भी बार बार ये कह रहे हैं कि जरूरी नहीं है तो घर से बाहर मत निकलिए। बच्चों को, बुजुर्गों को घर के अंदर ही रखिए तो उनके लिए बेटर रहेगा, क्योंकि आप अपने घर के अंदर की हवा को साफ रख सकते हैं। आप वहाँ एयर प्यूरिफायर लगा सकते हैं, आप ऐसे प्लांट्स लगा सकते हैं जिससे हवा साफ रहे, लेकिन घर के बाहर आप कुछ नहीं कर सकते हैं।
तो इसीलिए ज्यादा बेटर रहेगा कि उनको घर में रखिए, मास्क लगा सकते हैं, घर के बाहर मास्क लगा सकते हैं, अपना बचाव कर सकते हैं। और इसी वजह से बार बार बोला जा रहा है कि मास्क लगाइए, घर से निकलने से पहले N95 और 99 मास्क को आप यूज कर सकते हैं, ये डॉक्टर्स की तरफ से भी सजेस्ट किया जाता है। और जो वो 5 रुपए का मिलता है वो उससे कुछ होता है पूछा? 5 रुपए का मास्क, देखिए होगा ये कि डायरेक्ट जो प्रदूषित हवा है उसको तो आप इनहेल नहीं करोगे, एटलीस्ट कपड़े में वो तो बचाव होगा, जो धूल है वो तो एटलीस्ट उस पर लग जाएगी। तो चलिए इसी के साथ अब क्योंकि एक और चीज यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट है जो मैं नोटिस कर रहा हूँ, और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। अब क्योंकि दिल्ली में ना अब मोस्टली लोगों को थ्रोट प्रॉब्लम्स हो रही हैं, गले में खराश जैसी हमें खुद हो रही है। अब ऐसे में क्योंकि पोल्यूशन बहुत ज्यादा है दिल्ली में, बात अगर आप कर लें, दिल्ली ही नहीं केवल NCR की बात अगर भी आप कर लें तो यहाँ पर दिल्ली के साथ लगते हुए आप नोएडा है, गाजियाबाद है, फरीदाबाद है, ये गुरुग्राम है, तमाम जगह ऐसी है जहाँ पर इवन हरियाणा भी, इवन हरियाणा, बिल्कुल हरियाणा के जो क्षेत्र हैं जैसे फरीदाबाद, गुरुग्राम हो गया और रोहतक हो गया, पानीपत हो गया, ये कई ऐसे रीजन्स हरियाणा के भी हैं जो कि प्रदूषण से अछूते अब की बार तो नहीं रहे हैं। अब जो दिल्ली की गिनती होती थी प्रदूषण में सबसे पोल्यूटेड सिटी के रूप में, अब वहाँ पर हरियाणा का नाम भी कहीं ना कहीं जुड़ चुका है। और बीच में अब एक दिन तो देखने को हालात ये तक हो गए थे कि दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स इतना नहीं था जितना हरियाणा का था। बिल्कुल। और अब लोगों को गले में खराश जैसी प्रॉब्लम हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, और साथ ही खांसी जैसी शिकायत, गले में प्रॉब्लम ज़्यादा लोगों को हो रही है क्योंकि ये पोल्यूशन है। पोल्यूशन अगर आप अपने अंदर इनहेल करते हैं तो सबसे पहला जो अटैक है वो आपके गले पर ही होता है, सांस लेने में आपको दिक्कत होगी, आंखों में जलन, ये पोल्यूशन की निशानियां हैं। जब पोल्यूशन बढ़ने लगता है तो आप एकदम ऐसा नहीं होगा कि आप बीमार पड़ जाएं, आपको कुछ और हो जाए, तो जो असर है पोल्यूशन का वही होता है कि आपके गले में खराश जैसी और सांस लेने में जलन, आंखों में जलन, ये तमाम प्रॉब्लम जो है बढ़ते पोल्यूशन के चलते देखने को मिलती है। तो चलिए इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं। तो पोल्यूशन की बात हमने आपको बताई, अब दिल्ली सरकार और क्या कर रही है हम आपको बता देते हैं। दिल्ली सरकार के लोक निर्माण विभाग यानी कि PWD डिपार्टमेंट ने अब लोगों की यातायात संबंधी समस्याओं को अब निपटाने के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। राजधानी की परिवहन व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए जाम की समस्याओं से लोगों को निजात दिलाने के लिए एक प्लान तैयार किया गया। इसके लिए विभाग ने महात्मा गांधी रोड कॉरिडोर रिंग रोड पर जो है उसके व्यापक पुनर्विकास और आधुनिकीकरण के लिए निर्माण परियोजना की जिम्मेदारी दरअसल AECOM इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को सौंपी है। महात्मा गांधी रोड कॉरिडोर, जिसे रिंग रोड भी कहा जाता है, ये सड़क दिल्ली की जीवन रेखा मानी जाती है जो कि उत्तर, दक्षिण और मध्य दिल्ली को जोड़ती है। बिल्कुल, और 6 चरणों में इस कॉरिडोर का विकास होगा क्योंकि रिंग रोड पर जाम की कंडीशन तो आप जानते ही हैं, क्योंकि अगर आप ऑफिस जाते हैं या फिर ऑफिस से घर जाते हैं, रिंग रोड अगर बीच में पड़ता है तो ये आपको अच्छे से पता होगा कि भाई रिंग रोड पर आखिर जाम की कंडीशन है तो क्या है। अब 6 चरणों में कॉरिडोर का विकास होगा। इस कॉरिडोर के विकास का जो काम है वो पूरा 6 चरणों में कर लिया जाएगा। इसके लिए पहले चरण में आज़ादपुर फ्लाईओवर मंडी हनुमान मंदिर ISBT के बीच में 9.5 किलोमीटर का काम होना है। दूसरा चरण आप बता दीजिए पूजा किस तरीके से रहेगा। चंडीगढ़ अखाड़ा मजनू का टीला आउटर रिंग रोड पर जो पड़ता है लगभग 2.5 किलोमीटर का काम यहाँ पर होगा। और जो तीसरा चरण होगा वो हनुमान मंदिर ISBT DND फ्लाईओवर पर लगभग 11 किलोमीटर 11.25 किलोमीटर का यहाँ पर काम किया जाएगा। चौथा चरण DND फ्लाईओवर मोतीबाग मेट्रो स्टेशन के बीच लगभग 10.25 किलोमीटर का काम होगा। और 5वां चरण जो होगा मोतीबाग मेट्रो स्टेशन से राजौरी गार्डन के बीच 10 किलोमीटर का होगा। इसके अलावा बात अगर करें छठे चरण की तो राजौरी गार्डन से पैसिफिक मॉल पीतमपुरा आज़ादपुर फ्लाईओवर के बीच में ये 13.5 किलोमीटर यानी कि 13.5 किलोमीटर का एक ट्रेंच है, यहाँ पर काम होगा। तो 6 चरणों में ये विकास होगा और मुझे लगता है कि ये बहुत ज़रूरी है। अब अगर इससे हो जाता है कि भाई ये निर्माण कार्य होने से, ये पुनर्विकास होने से अगर दिल्ली वालों को जाम से निजात मिल जाए तो क्या कहने, क्योंकि दिल्ली वालों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि भाई एक जाम की समस्या है। चलिए ठीक है, पोल्यूशन भी एक समस्या है, लेकिन जाम जो प्रभावित करता है लोगों को 12 महीने रहती है, वो 12 महीने ये समस्या रहती है। और जाम की तो समस्या एक ऐसी हो चुकी है पूरा दिल्ली में कि अब दिल्ली के लोग मुझे लगता है कि जाम के आदी हो चुके हैं। 1 घंटा ऑफिस जाने में लगता है 1.5 घंटा पहले निकलते हैं, क्योंकि आधा घंटा जाम के लिए बचा के निकलते हैं भाई। अब ट्रैफिक में यू नेवर नो ना कि आपको कितना टाइम लग जाए।
आप ट्रैफिक में खड़े हैं, आपको वहाँ 10 मिनट भी लग सकते हैं, आपको वहाँ पर 20 मिनट भी लग सकते हैं, 1 घंटा भी लग सकता है, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि ये ट्रैफिक आपका रेड लाइट की वजह से ट्रैफिक है या फिर वो ट्रैफिक हो रहा है कि आगे कोई गाड़ी खराब ना हो गई। आपने देखा, आप जब घर से बाहर निकलते हैं लंबा जाम लगा हुआ है, कभी आप अगर ऐसे सिचुएशन में फंसे हुए हो, कोई मतलब नहीं है वहाँ पर ट्रैफिक लगने का, लेकिन बहुत लंबा जाम लगा, फिर आप जैसे धीरे 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 करके आगे बढ़ते हैं तब आपको दिखता है कि एक गाड़ी खराब हो रखी है, यहाँ पे बीच में खड़ी है और पूरा रास्ता ब्लॉक कर रखा है। बिल्कुल। और कभी कभी ये भी होता है कि लोग ना बहुत ज़्यादा मतलब इरिटेट हो जाते हैं जाम में खड़े खड़े, भाई लोग हॉर्न पर हाथ मार रहे हैं, चलो चलो आखिर क्यों नहीं चल रहे, किस बात का जाम है। और अब ऐसे में देखने को ये मिलता है कि रेड लाइट के बाद एक येलो लाइट होती है और वो रेडी करने के लिए होती है कि भाई चलिए आप रेडी हो जाइए, अब आपको रुकना है, लेकिन लोग उसमें भी बस ग्रीन मतलब रेड होने से पहले हमें निकलना ही है किसी तरीके से, और येलो लाइट में भी निकलने की कोशिश जब करते हैं तो उसके बाद उन्हें पता चलता है, उन्हें फ़ोन पर पता चलता है कि फिर आपने जो रेड लाइट क्रॉस की है इतने का चालान आप पे कट चुका है। तो अब अगर आपके भी बहुत सारे चालान कटे हुए हैं तो एक खबर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हम आपको बताते चले। अब दिल्ली में बड़ी संख्या में लंबित ट्रैफिक चालानों के निपटारा करने के लिए यहाँ पर DSLSC ने अब लोक अदालत के आयोजन का फैसला लिया है, लेकिन उससे पहले ही आपको टोकन लेना होगा। तो जल्द से जल्द अगर आपके चालान हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अगर चालान हैं तो जल्द से जल्द टोकन ले लीजिएगा ज़रूर। बात करके किसी एडवोकेट से अगर कोई हो तो आपके संपर्क में, दिल्ली में अगर आप रहते हो विशेषकर, ये विशेष अदालत सिर्फ ट्रैफिक चालान के लिए की जा रही है ताकि ट्रैफिक चालान का निपटारा किया जाए। समय समय पर ये अदालत लगती है और बहुत ज्यादा लोगों को इसके बारे में ना पता नहीं होता है, तो लोग यूजुअली चालान भर देते हैं जब उनके मोबाइल पर उनको मैसेज आता है। लेकिन लोक अदालत के जरिए देखिए आप क्या कर सकते हैं, वहां पर अपना चालान लेकर जाइए, अगर कुछ कम हो सकता है तो वो कम हो जाएगा, अगर माफ हो सकता है तो माफ हो जाएगा, लेकिन कभी कभी कुछ ऑफेंस ऐसे होते हैं जिसमें माफ नहीं होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊं, अगर आपने गलत जगह पर पार्क की है वो आपको पूरा भरना ही पड़ेगा। ऐसे 2-3 चालान मैंने भी कोशिश की थी लोक अदालत में हो, लेकिन उन्होंने बोला कि ये पूरा भरना पड़ेगा। अगर आपने इंश्योरेंस नहीं करा रखा अपनी गाड़ी का तो वो भी आपको भरना ही होगा। तो दिल्ली में ये अदालतें देखिए 8 नवंबर को अलग अलग 7 कोर्ट्स में लगेंगी। इन अदालतों का आयोजन ट्रैफिक पुलिस और दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के साथ मिलकर किया जा रहा है। लोक अदालत की टाइमिंग क्या है उसको जरा ध्यान से सुनिए। तारीख है 8 नवंबर की, शनिवार को लगने वाली अदालत। करीब 2 करोड़ से ज्यादा ट्रैफिक चालानों को निलंबित यहां पर किया जा सकता है और उनका कम से कम पैसों में निपटारा किया जा सकता है। इसके लिए सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक एक विशेष लोक अदालत लगाई जाएगी। नोटिफिकेशन में ये बताया गया है कि 31 जुलाई 2025 तक के जितने भी लंबित ट्रैफिक चालान है उनका निपटारा किया जाएगा। 31 जुलाई तक के जो ट्रैफिक चालान है, उसके बाद का अगर आपका चालान है उसका निपटारा अभी नहीं होगा, नेक्स्ट जो लोक अदालत लगेगी उसमें हो सकता है। तो 31 जुलाई से पहले पहले अगर आपका कोई चालान है, कई बार आपने देखा है लोग लंबे समय से चालान आए जा रहे हैं इकट्ठा करके रखते हैं, वेट करते हैं, वो लोक अदालत होगा। हाँ ये तो है बिल्कुल। तो इन 7 कोर्ट्स में विशेष अदालत लगेगी। हम आपको बता देते कि कौन कौन से कोर्ट है। यहाँ पर पटियाला हाउस कोर्ट में विशेष अदालत लगेगी और कड़कड़ डूमा, 30 हजारी, साकेत कोर्ट, रोहिणी कोर्ट, द्वारका कोर्ट और राउज एवेन्यू कोर्ट। ये एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं, नोट कर लीजिए। इन 7 कोर्ट्स में विशेष लोक अदालत लगने वाली है जिसमें आप अपने ट्रैफिक चालान का निपटारा करा सकते हैं, उन्हें कम पैसों में पे कर सकते हैं। सबसे पहले पटियाला हाउस कोर्ट, कड़कड़ डूमा, 30 हजारी, साकेत कोर्ट, रोहिणी कोर्ट, द्वारका कोर्ट और राउज एवेन्यू कोर्ट। तो लोक अदालत का जो टाइम है वो नोट कर लें, क्योंकि ट्रैफिक चालान आज के समय में किसी का ट्रैफिक चालान ना कटे, किसी का चालान ना हो, ऐसा तो मुझे लगता है कि इम्पॉसिबल है। कहीं ना कहीं आपका चालान हो ही जाता है। बिल्कुल, कभी रेड लाइट जंप करने के चक्कर में, कभी ओवर स्पीडिंग के चक्कर में। आप वैसे यूजुअली जो स्पीड लिमिट होती है वो 60 की होती है, लेकिन आपको अगर फ्लाईओवर मिलेगा खुला तो कौन चलाएगा 50 की स्पीड में, फिर वो स्पीड बढ़ जाएगी। और वहां पर अगर आपको अभी तो पता है क्या हो गया है, एक मुझे लगता है कि लोगों को भी ना थोड़ा सा अपनी भी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। अब लोगों को सब पता चल गया कहाँ कहाँ पे कैमरे लगे हुए हैं, ये तो बिल्कुल है। तो इसीलिए जहाँ पे कैमरे हैं वहां पर स्पीड कम कर लेते हैं, उसके आगे स्पीड में चलते हैं। लेकिन जब शुरुआत में ये कैमरास लगाए गए थे और वो कोविड का टाइम था, उस टाइम मेरे 12 चालान आए थे
ओवर स्पीडिंग के, और अंदाजा नहीं था बिल्कुल भी। तो उससे मतलब अंदाजा ये लगा था कि लोग कितनी ओवर स्पीडिंग करते हैं, लोग कितने जो ट्रैफिक के नियम होते हैं उनका उल्लंघन करते हैं। और जब से फिर वो कैमरा लगे उससे फायदा ये बस हुआ, जो मकसद भी था कैमरा लगाने के पीछे, कि लोगों में थोड़ा डर आया। हाँ, चालान को लेकर जब जेब ढीली होने लगी। लेकिन मैंने लोक अदालत का इंतजार किया था। तो अब ये पता भी जब भी लगता है कि हाँ भाई कैमरे काम करे जब आपका चालान आपके घर आता है, ये जब भी पता आपको चलता है। तो अब ऐसे में अगर आपका कोई ट्रैफिक चालान पेंडिंग हो या फिर कई सारे पेंडिंग हो, क्योंकि लोक अदालत का इंतजार वही लोग करते हैं भाई जिसके 8-10 चालान ऑलरेडी इकट्ठे हो चुके होते हैं। वो सोचते हैं कि वैसे अगर हम पे करेंगे तो कम से कम 40-50 हज़ार रुपए के चालान अगर आपके 2000, 2500, 3000 में निपट जाए तो इससे अच्छा और आखिर क्या होगा। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। और ये तो रही बात लोक अदालत की, तो तारीख नोट कर लीजिए 8 नवंबर सुबह 10 बजे लोक अदालत लगेगी। पहले टोकन जरूर ले लीजिएगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी कि JNU में छात्र संघ चुनाव के लिए आज जो है वो मतदान होना है। और इस बार के चुनाव में यहाँ पर लेफ्ट संगठन आइसा, SFI और DSF के संयुक्त उम्मीदवार और साथ ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी कि ABVP के बीच में एक सीधी टक्कर मानी जा रही है। अब मतदान 2 सत्रों में सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक और फिर 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक ये मतदान होगा। 2 चरणों में होगा। मतगणना रात 9 बजे शुरू होगी और अंतिम परिणाम जो है वो 6 नवंबर को घोषित किया जाएगा। तो सोमवार को प्रेसिडेंशियल डिबेट हुई थी जिसमें 6 उम्मीदवारों ने छात्रों के मुद्दों पर अपनी बात रखी थी। डिबेट के बाद 24 घंटे की अनिवार्य नो कैंपिंग अवधि रही और जो बसपा के उम्मीदवार हैं निजी कारणों से डिबेट में शामिल नहीं हो सके। ABVP ने इस बार राष्ट्रवाद और प्रदर्शन को केंद्र में रखकर आक्रामक प्रचार किया है। वामपंथी संगठन सामाजिक न्याय और छात्र अधिकारों को लेकर मैदान में है। NSUI, PSA और DSO जैसे अन्य संगठन भी चुनावी दौड़ में है। JNU चुनाव हमेशा से राष्ट्रीय राजनीति की झलक देता रहा है। बिल्कुल। और यहाँ पर JNU चुनाव में यहाँ पर लेफ्ट गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं वो एक बार आपको बता देते हैं। जो अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हैं वो है अदिति, उपाध्यक्ष पर के गोपिका, महासचिव सुनील और संयुक्त सचिव पद पर दानिश अली यहाँ पर चुनावी उम्मीदवार हैं यहाँ पर लेफ्ट की तरफ से। इसके बाद बात अगर करें दूसरी तरफ ABVP जिसके साथ एक नेक टू नेक का अभी फिलहाल माना जा रहा है, हालांकि होगा कितना वो तो टाइम बताएगा, लेकिन अभी फिलहाल ABVP के जो उम्मीदवार है वो घोषित कर दिए गए ABVP की तरफ से पहले ही, वो भी आपको एक बार हम बता देते हैं। यहाँ पर जो अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार हैं ABVP के वो है विकास पटेल, उपाध्यक्ष पद के लिए है तान्या कुमारी, महासचिव के लिए राजेश्वर कांदुबे और संयुक्त सचिव पद के लिए है अनुज तामरा। अब ऐसे में ये जो उम्मीदवार है, अब देखने की बात यह है कि आखिर कितना कमाल करते हैं। ABVP और लेफ्ट के बीच में एक सीधी टक्कर मानी जा रही है। और इससे पहले हमने जब डूसू चुनाव कवर किया था पूजा, और डूसू में ABVP बनाम NSUI की लड़ाई थी, लेकिन JNU में ऐसा नहीं है। JNU में लेफ्ट बहुत मजबूत रहा है, लंबे समय से रहा है, बहुत लंबे समय से मजबूत रहा है। प्रेसिडेंशियल डिबेट में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे भी रहे। कल जब मैं स्टडी कर रहा था पूरे JNU इलेक्शन को, JNU के पास्ट को, तो JNU में ये रहा है, JNU का इतिहास रहा है कि केवल स्टूडेंट सेंट्रिक मुद्दे ही नहीं होते हैं, केवल सॉल्यूशन ओरिएंटेड मुद्दे ही नहीं होते हैं जो रखे जाते हैं, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर क्या रहा है, क्या हो रहा है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या रहा है। अब जो हमारी सरकार है उसके स्टैंड्स क्या हैं, और अब ऐसे में जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं वो भी यहाँ पर बच्चों के सामने रखा जाता है कि उन पर क्या सोचते हैं जो छात्र हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है कि आपको राष्ट्रीय मुद्दे देखने को मिल जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे इस समय क्या चल रहा है वो आपको पता लग जाता है कि भाई हाँ, जो आपके छात्र नेता हैं जो चाहते हैं कि उनको आपका वोट मिले, उनकी सोच आखिर क्या है, राष्ट्रीय मुद्दों पर क्या सोचते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर वो क्या सोचते हैं। बिल्कुल, और इसी वजह से बहुत ज़्यादा दिलचस्प होता है। अब लेफ्ट और ABVP के बीच में सीधी टक्कर जो है वो तो देखने को ज़रूर मिलेगी, और जो बाकी के भी छात्र नेताओं के दल है उनके बीच में भी ये देखा होगा। फिलहाल तो जब ये रिजल्ट आएंगे उसके बाद ही साफ होगा, लेकिन सरगर्मियाँ काफ़ी ज़्यादा तेज़ थी यहाँ पर जब प्रचार भी हो रहा था और मुद्दों को भी उठाया जा रहा था। यूजुअली होता क्या है ना, लेफ्ट और ABVP के बीच में आपने देखा होगा JNU हमेशा चर्चाओं का विषय रहता है। हाँ बिल्कुल, इसलिए रहता है क्योंकि इनके बीच में झड़प हो जाती है, वायलेंस हो जाता है। एक तो सबसे बड़ा इशू जो है जो ये वायलेंस वाला है, वाद विवाद रहता है। हाँ, वाद विवाद रहता है। आपके ना देखिए मत अलग हो सकते हैं, ओपिनियंस अलग हो सकते हैं, लेकिन वायलेंस किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं किया जा सकता है, किसी भी कीमत पर इसको डिफेंड नहीं किया जा सकता है।
तो ये मुझे तो लगता था कि ये भी एक बड़ा इशू इनके लिए होना चाहिए कि अगर आप यूनिवर्सिटी में हैं, स्टूडेंट्स वहाँ पर पढ़ाई करने के लिए आ रहे हैं, है ना, अपना भविष्य देख रहे हैं वहाँ पर जाकर, उसके लिए कोर्सेज कर रहे हैं, उसके लिए एग्जाम्स दे रहे हैं, तो ऐसे में उनको एक सेफ एनवायरनमेंट तो मिले, ये झड़प ना देखने को मिले। आप सोचिए, आप एक यूनिवर्सिटी में, आप एक कैंपस में है जहाँ पर झड़प हो गई बच्चों के बीच में, और जैसी तस्वीरें वहां से सामने आती, किसी का सर फोड़ दिया, किसी का कुछ कर दिया, तो मुझे लगता है वो कितना डिस्टर्बिंग है बाकी स्टूडेंट्स के लिए भी, isn't it? अब ऐसे में अब पूजा, मुझे एक बात जाननी है आपसे कि अगर आप होती जेएनयू में, आप सोचते चुनाव लड़ने की, भाई चुनाव लड़ा जाए, और अगर लड़ती तो क्या प्राथमिकताएं होती आपकी? मुझे लगता है कि अब मैं वहाँ पर हूँ नहीं, तो फिर मैं क्या सोचती उसको लेकर तो मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि अगर आप कैंपस में चुनाव लड़ रहे हो तो आपके जो इश्यूज़ है वो कैंपस रिलेटेड होने चाहिए। जो स्टूडेंट्स वहाँ पर हैं उनके जो इश्यूज़ है, जैसे हॉस्टल के हो गए, उनके एग्ज़ाम्स को लेकर हो गए, जो तो तमाम इश्यूज़ जो स्टूडेंट से रिलेटेड होते हैं वही होने चाहिए, क्योंकि आप उन इश्यूज़ को अगर उठाओगे, उनको अपने मैनिफेस्टो में डालोगे और उस पर वादे करोगे कि अगर हम जीतते हैं तो हम ये काम पूरे करेंगे, तो उससे स्टूडेंट्स का कुछ भला भी होगा। बिल्कुल। अब जैसे अगर आप इंटरनेशनल या फिर नेशनल मुद्दे उठा रहे हो, उससे आप अपनी विचारधारा बता रहे हो, बिल्कुल, उससे आप किसी की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या कर रहे हो वो नहीं झलक रहा है। हाँ, ये तो बात बिल्कुल सही है। तो वो मुझे ऐसा लगता है कि वो फ्यूचर में आप राइट विंग जा सकते हैं या लेफ्ट विंग जा सकते हैं या फिर लेफ्ट की तरफ जा सकते हैं, वो आप ज्यादा प्रदर्शित कर रहे हैं। अब एबीवीपी की तरफ से भी रहा यही है कि अब एबीवीपी की तरफ से भी जब यहाँ पर प्रेसिडेंशियल डिबेट देखने को मिली तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बात रखी गई थी। अब ऐसे में स्टूडेंट सेंट्रिक मुद्दे की जो गूंज है वो हालांकि प्रेसिडेंशियल डिबेट में हालांकि थोड़ा कम देखने को मिली, लेकिन यहाँ पर तय तो बच्चों को ही करना है, तय अब जेएनयू के छात्र ही करेंगे आखिर किसे वो विजय बनाते हैं। लेकिन एक बात यह है कि जितनी आसान जीत आप ये कह सकते हैं कि डूसू चुनाव में रही है एबीवीपी की, उतना जेएनयू में नहीं रहेगा, क्योंकि जेएनयू में जिस तरीके से एनएसयूआई एक मजबूत प्रतिद्वंद्वी के रूप में डूसू चुनाव के दौरान थी एबीवीपी के सामने, और एबीवीपी ने 3-1 से वो मुकाबला जीत लिया था। 3 सीटों पर एबीवीपी ने अपनी जो बढ़त है वो बनाई थी। उसके बाद अब लेकिन जेएनयू में लेफ्ट एक बहुत मजबूत प्रतिद्वंदी के रूप में संगठन आगे खड़ा, तो मुझे लगता है एबीवीपी के लिए मुश्किल रहेगा ये चुनाव। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। आज अगर आपकी गाड़ी फ्यूल स्टेशन की तरफ रुक करने वाली है या फिर आप सोच रहे हैं कि आज जो गाड़ी में रिफ्यूल आपको कराना है तो ज़रा रुक जाइए, क्योंकि पहले आपको आज की कीमतें हम बता देते हैं कि आपको आज पे कितना करना पड़ेगा। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत रहेगी आज 94 रुपये 77 पैसे प्रति लीटर, डीजल की कीमत यहाँ पर 87 रुपये 67 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से रहेगी, और सीएनजी की जो कीमत रहेगी वो 76 रुपये 9 पैसे प्रति किलोग्राम के हिसाब से रहने वाली है। नोएडा में पेट्रोल की कीमत 94.87 रुपये प्रति लीटर रहेगी, डीजल की कीमत 88.01 प्रति लीटर और सीएनजी की कीमत 81.70 प्रति किलोग्राम रहेगी। वहीं गुरुग्राम में देखिए पेट्रोल डीजल के जो दाम है वो ग्राफिक्स के जरिए हम स्क्रीन पे भी आपको दिखा देते हैं। गुरुग्राम में तो पेट्रोल महंगा है, 95.42 रुपीज़ पर लीटर है और डीजल 87.88 रुपीज़ पर लीटर है और जो सीएनजी है 82.12 रुपीज़ पर किलोग्राम है। मेरे को लगता है कि यहाँ पर पेट्रोल जो है वो सबसे सस्ता दिल्ली में ही है शायद। हाँ बिल्कुल, और कुछ पैसों का डिफरेंस है, और दिल्ली और नोएडा में 10 पैसे का डिफरेंस है, लेकिन यहाँ पर गुरुग्राम में थोड़ा महंगा ज़्यादा है। 95 रुपये 42 पैसे पेट्रोल है। अब ऐसे में आप सीएनजी लगवा लीजिए तो आपको सस्ता पड़ेगा, लेकिन सीएनजी के साथ एक ये भी एक माइंडसेट रहता है लोगों के, सीएनजी लगवाने के बाद जो है वो इंजन ठीक नहीं रहते। तो आपको ऐसा लगा कभी? मैंने सीएनजी गाड़ी यूज़ ही नहीं की है तो मुझे उसके बारे में अंदाज़ा नहीं है ज़्यादा, लेकिन हाँ आज मुझे पेट्रोल ज़रूर भरवाना है, तो मैं वही आंकड़ों पर नज़र डाल रही थी कि मुझे सस्ता कहाँ मिल सकता है, मैं वहाँ जाके पेट्रोल भरवाऊंगी। तो मुझे लगता है कि आपको दिल्ली में पेट्रोल डलवा लेना चाहिए, क्योंकि और 10 पैसे के लिए अगर आप जाएंगे दिल्ली तो इतना वैसे ही ऑब्वियस सी बात है आपका पेट्रोल खर्च ज़्यादा हो जाएगा, तो वो डिसाइड आपको करना है। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सोने और चांदी की। सोना और चांदी के दाम भाई अब रोज़ाना गिरते बढ़ते लोगों को हैरान कर रहे हैं। आज अब ऐसे में 24 कैरेट गोल्ड के जो दाम है प्रति 10 ग्राम के हिसाब से 1,20,780 रुपये प्रति 10 ग्राम। चांदी की कीमत है 1,51,900 रुपये प्रति किलो के हिसाब से। सोना चांदी खरीदना है तो थोड़ा जल्दी प्लान बनाइए, क्योंकि क्या पता कभी ये सोना महंगा हो जाए। और जो मेरी सहयोगी पूजा है वो तो अभी फिलहाल इस सपने में है कि 1 लाख के पास अगर पहुंचेगा दाम तो उसके बाद ये गोल्ड खरीदेगी, लेकिन अभी फिलहाल गिरता गिरता अब 1.35 से 1.20 पर तो सोना आ चुका है। देखिए उम्मीदों का नाम ही जिंदगी है, और गिरेगा अभी और मुझे बिल्कुल उम्मीद है, मैंने पढ़ा भी है कहीं, मैंने सुना भी है कि ये और कम होगा, और जब ये कम होगा तो मैं तुरंत गोल्ड खरीद लूंगी, क्योंकि उसके बाद वो फिर से हाई जाएगा।
अच्छा, तो मुझे लगता है कि आप कहीं 2027 में कहीं वो मौका ना आए कि जब 1 लाख के आसपास, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अब हद से ज़्यादा 1,10,000 1,12,000 के आसपास मुझे लगता है कितना तो जा सकता है सोना। लेट्स सी कितना कम जाता है, अभी ज़रूरत भी नहीं है इतनी खरीदने की। पर चांदी के दाम तो मुझे लगता है कि और कम होने चाहिए चांदी ने, क्योंकि इस बार जो उछाल चांदी खरीद लीजिए आप सोने के बजाय, ये भी ठीक रहेगा। 10 ग्राम चांदी खरीद लेती हूँ। तो चलिए अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। आज का इतिहास आपको हम बता देते हैं। अब 1856 में आज ही के दिन जेम्स बुकानन अमेरिका के 15वें राष्ट्रपति के तौर पर उन्हें चुना गया था और साथ ही उन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी। तो ये था आज का इतिहास। तो चलिए आज के इस रेडियो टीवी कार्यक्रम में इतना ही। आप हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।